कोई भी कपल है जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, नेचुरली उनका कंसीव नहीं हो पा रही प्रेगनेंसी, तो किस स्टेज पर उनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि चलो अब आईवीएफ के लिए ट्राई किया जाए? हम ये कहते हैं कि अगर आप 30 ईयर से कम हो और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ किए और आपका बच्चा नहीं हो रहा। अक्सर इंडिया में लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है बेबी के लिए, लेकिन लोग ये भी नहीं जानते कि मैन आदमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे। तो मैम इस मिथ को एक बार क्लियर करिएगा। अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी कम है या 0 स्पर्म्स हैं तो वो तो मेल फैक्टर है। सो आपके 30% मेल फैक्टर होगा, 30% फीमेल होगा और बाकी कंबाइंड होते हैं। मेल भी हो सकता है, फीमेल इकट्ठे भी फैक्टर्स होते हैं। मैंने मार्केट में, जैसे आपने अपनी इस चीज़ का बताया कि जिसका 0 स्पर्म काउंट है, मार्केट में बहुत सारे मैंने एड्स देखे हैं सोशल मीडिया पर, वो दावा करते हैं आपके एजैकुलेशन नहीं आ रहा या फिर आपके 0 स्पर्म है, आपका इम्प्रूवमेंट 100% होगा। तो उस बारे में एक बार एक्सप्लेन करिए। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है ना, वो तो दावा हो ही नहीं सकता। अगर आपके स्पर्म्स बन रहे हैं तो कोई कुछ कर लेगा ना, जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे डाल सकते हैं आपके अंदर। अगर आप सिगरेट पीते हो, प्लीज़ स्टॉप सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग के साथ आपकी स्पर्म्स इफेक्ट हो रहे हैं। अल्कोहल से स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट होती है। अगर आप कोई सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहे हो, प्लीज़ स्टॉप इट। अल्कोहल तो लड़कियों में भी है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी है, ये तो आपको बंद करना ही है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि जो भी कपल अपने लिए प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन उनको कुछ इश्यू आते हैं, तो इस पॉडकास्ट में बात करेंगे आईवीएफ के बारे में। उनको आईवीएफ के बारे में कब सोचना चाहिए, उसका प्रोसेस क्या होता है, इंडिया में इसके लीगल टर्म क्या है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आईवीएफ को लेकर जिनको लेकर लोगों के माइंड में कुछ मिथ बने हुए हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, इनसे कुछ रूबरू करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप तलवार जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा आईवीएफ को लेकर कि आईवीएफ एक्चुअली में है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे हैं जो जानते नहीं है कि आईवीएफ क्या चीज़ है। आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। नॉर्मली जो प्रेगनेंसी होती है वो बॉडी के अंदर होती है, पर इसमें हम आपके स्पर्म्स और जो एग हैं वो बाहर लेके फर्टिलाइज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एम्ब्रियो बनने का या बेबी बनने का, ये बॉडी के अंदर ना होके बाहर होता है। जो भी कोई चीज़ बॉडी के बाहर होती है उसको इन विट्रो कहा जाता है, जो बॉडी के अंदर होती है उसको इन विवो कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब जो फर्टिलाइज हो रही है या बेबी बनने की प्रक्रिया है वो बॉडी के अंदर ना होके बाहर लेबोरेटरी में हो रही है। तो इसका मतलब ये आईवीएफ है। एक्चुअली में ऐसा है कि अभी तक केस अब ज़्यादा आ रहे हैं, लोग इसकी तरफ ज़्यादा मूव कर रहे हैं। शायद हो सकता है सोशल मीडिया की वजह से लोग जान पा रहे हैं कि आईवीएफ है क्या है। इससे पहले ऐसा इतने केसेस नहीं आते थे। रीज़न क्या रहा कि आईवीएफ के केस इतने ज़्यादा हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं इसके बारे में? एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अवेयरनेस में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब लोगों को ये पता है कि अगर हमारा बच्चा नहीं हो पा रहा तो हम कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है हमारे लिए कि जिससे हम माँ बाप बन सकते हैं। तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सोशल मीडिया की एक बहुत मैं कहूँगी पॉजिटिव साइड है ये सोशल मीडिया की। दूसरी जो इनफर्टिलिटी वर्ल्ड ओवर बढ़ रही है, इसका ये कारण है कि एक तो आपके जो इन्वायरमेंट है वो बहुत दोषी है इन सब चीज़ों के लिए। आपके सब कुछ आर्टिफिशियल है, आपके पास पोल्यूशन है, आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं। इन हर चीज़ों का जो है आपके फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट आता है। और दूसरी बात ये है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप जंक फूड खा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ है कि आपने एज ऑफ मैरिज बहुत बढ़ा दिया है। हमारे टाइम पे जो ऑप्टिमल एज है 24 या 25 साल पे वो कहते थे कि लड़की की शादी हो जानी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग डॉक्टर्स, हमारे पेरेंट्स की ये टेंडेंसी होती थी कि तुम्हारी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 साल से पहले, या एटलीस्ट एक बच्चा हो जाना चाहिए। आज की डेट में आप मुझे बताओ कितने लोग हैं जो शादी कर रहे हैं 30 साल से पहले? लोग शादी ही 35-36 उस पर कर रहे हैं। जितनी एक औरत की एज ज़्यादा होगी उतनी इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी। ये बहुत एक कॉमन सी चीज़ है।
मैं मल्टीपल क्वेश्चन आपके जवाब से मल्टीपल क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन सारे डाउट पूछता हूँ। सबसे पहले ये बात है, आपने बताया कि लोग 30 के बाद प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और पहले ऐसा होता था कि 30 तक अब वो फैमिली प्लान हो जानी चाहिए थी। तो सबसे बड़ा कॉज इसमें क्या है, लोग इतना लेट प्लान कर रहे हैं, ठीक है, इसमें लाइफस्टाइल कहाँ से इंक्लूड हो जाती है, एक बार को ये जानना। नहीं, ये लाइफस्टाइल इसमें नहीं है, इसमें आपकी करियर चॉइसेस इंक्लूड होती हैं। लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा पढ़ रही हैं और वो बहुत एम्बिशियस हैं। उनको ये लगता है कि मुझे करियर में फलानी पोजीशन हासिल हो जाएगी तो मैं बेबी प्लान करूंगी। कहीं ना कहीं मेरे करियर की ग्रोथ में मेरा बच्चा जो है वो बाधा बनेगा, मेरा करियर वैसे नहीं हो पाएगा जैसे आप लड़कियां बड़े बड़े कंपनीज की सीईओ हैं और डायरेक्टर्स हैं और अपने बिजनेस चला रही हैं, अपने खुद के एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उनका जो है एम्बिशन कहीं भी एक आदमी से कम नहीं है। तो उनको लगता है कहीं ना कहीं इफ़ दे आर प्लानिंग अ चाइल्ड तो शायद बच्चा होना या प्रेगनेंसी प्लान करना उनका करियर ग्रोथ में जो है वो उनको रोक रहा है या समहाउ इस तरह से ग्रो नहीं कर पाएंगी, इसलिए वो डीले करती रहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, अभी और 1 साल रुक जाती हूँ, अभी एक और साल रुक जाती हूँ। वो जैसे जैसे एक एक साल जाता जाता है वैसे वैसे फर्टिलिटी जो है वो घटती जाती है। आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक तो टिक कर रही है ना, आपके एग प्रोडक्शन तो कम होती जा रही है, वो तो ये नहीं देख रही कि आपका करियर ग्रो कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं ना कहीं बैलेंस चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए हमें। मान लीजिए कोई भी कपल है जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा है, नेचुरली उनका कंसीव नहीं हो पा रही प्रेगनेंसी, तो किस स्टेज पर उनको ये डिसीजन लेना चाहिए कि चलो अब आईवीएफ के लिए ट्राई किया जाए? हम ये कहते हैं कि अगर आप 30 ईयर से कम हो और आप 1 साल से ट्राई कर रहे हो बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन को यूज़ किए और आपका बच्चा नहीं हो रहा, तो आपको इनफर्टिलिटी के लिए चेकअप कराना चाहिए। और इससे पहले अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है या आपके ऊपर कोई सर्जरी हो चुकी है लेडी के ऊपर, से उसके कोई फाइब्रॉइड की सर्जरी हो गई है, कोई ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहरी थी, या बचपन में कोई ट्यूबरकुलोसिस के लिए, टीबी के लिए कोई इलाज चला था या ट्रीटमेंट हुआ था, तो उन केसेस में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। आदमी की अगर हम बात करें, आपको मम्स हुए थे बचपन में या आपके कोई सर्जरी हुई थी हर्निया की, हाइड्रोसील की, कोई अनडिसेंडेड टेस्टिस की, कोई इस तरह की चीज़ हुई थी, तो आपको जल्दी दिखाना चाहिए। सो आपको वेट इनडेफिनेटली नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ों में अगर आप 30 ईयर से कम है और 1 साल तक आप नहीं कंसीव कर रहे तो आप मिलें, और अगर आपकी सर्जरी हुई है या एज ज़्यादा है तो और 35 साल से ज़्यादा हो तो 6 महीने के बाद मिले। फिर आपके टेस्ट होके हम देखेंगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। क्या आपका कुछ और ट्रीटमेंट हो सकता है या आईवीएफ ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए क्या क्या टेस्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। मैं कहूँगी 2 बेसिक टेस्ट है जो आपकी फर्टिलिटी को स्क्रीन करते हैं। अगर एक कोई सपोज कपल प्लान कर रहा है और वो मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब अभी तो हम नहीं प्लान कर रहे, पर क्या हम रुक सकते हैं, तो क्या 2 टेस्ट हैं जो मैं कराऊंगी जिससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ये रुक सकते हैं या नहीं। एक लेडी के लिए एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो बताता है कि आपका एग का क्या फंक्शन है। अगर वो AMH आपका लेवल ठीक है, और आदमी में सिर्फ आपको एक टेस्ट चाहिए, वो चाहिए सीमेन टेस्ट। अगर स्पर्म टेस्ट उसका ठीक है, आपके शुक्राणु ठीक मात्रा में, ठीक मोटिलिटी है, सब कुछ ठीक है, तो देर इज़ नथिंग एल्स। मेल के लिए और कोई टेस्ट जरूरी नहीं है, अगर वो ठीक है तो बस ठीक है। और औरत के लिए AMH। अगर ये सब दोनों ठीक हैं और आपकी कोई सर्जरी नहीं हुई, कोई लंबी बीमारी नहीं थी, कुछ और नहीं था, तो देन यू कैन वेट। पर अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपकी गड़बड़ है तो इसका मतलब है आपको एक्शन लेना है। इसमें से एक बात ये निकल के भी आ रही है, जो भी कपल ट्राई कर रहे हैं, जैसे आपने बताया 35 के बाद प्लान कर रहे हैं या 36 के बाद प्लान कर रहे हैं, तो एक लास्ट क्या स्टेज तक रहती है कि मतलब इंडिया में अगर लीगल टर्म की बात करूं तो किस एज तक हम इसके बारे में हम प्लान कर सकते हैं, सोच सकते हैं? इंडिया में जो हमारे ART का जो लॉ है वो ये कहता है, चाहे आप अपने एग से ट्राई कर रहे हो चाहे आप डोनर से ट्राई कर रहे हो,
50 इयर्स के ऊपर लेडी की एज नहीं हो सकती और आदमी की 55 से ऊपर नहीं हो सकती। हम लोग रजिस्टर ही नहीं कर सकते किसी को अगर वो 50 और 55 के ऊपर उनकी एज है। अगर हमारे पास कई बारी लोग आते हैं, कई बारी किसी का बेचारे का कोई हादसा हो गया है, किसी के बेबी की मतलब बच्चे की डेथ हो गई है, जवान बच्चे की, तो हम चाहते हुए भी उनकी मदद नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे को लीगल बाइंडिंग है, हम नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट इंडियन गवर्नमेंट सेज। और उसके पीछे भी एक कारण है कि आपकी भी तो उम्र ठीक होनी चाहिए ना, बच्चों को पालोगे कैसे आप? अगर आपकी एज 60 साल की होगी तो आप बच्चे को कैसे पालोगे? अगर वो 20 साल का होगा आप तो 80 साल के हो जाओगे। हाँ, ये भी एक साइकोलॉजिकल देखा जाए तो एक ये भी चीज़ है। ये भी चीज तो सरकार का इसके थॉट के पीछे जो रीजन है वो बिल्कुल समझ में आता है। अब मान लीजिए आप 50 प्लस भी अगर प्लान कर रहे हैं इस केस में, तो आपकी जो एग क्वालिटी वो भी तो ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि आईवीएफ करान जब आप इसके लिए स्टेप लोगे तो इसके परसेंटेज भी तो कम रहेंगे। 40 इयर्स के बाद आपके ओन के एग्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं वो देखना पड़ता है। और अगर हम आपके ओन एग्स के साथ जाते हैं तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडीज। क्रोमोसोमल मैलफॉर्मेशंस या एबरेशंस बहुत हाई होते हैं 40 साल के ऊपर औरत की, तो वो टेस्ट करके ही आपको उस एम्ब्रियो डालना होता है। 35 साल से ऊपर ही तुमको टेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, कहीं ना कहीं एबनॉर्मेलिटी के चांसेस बढ़ते जाते हैं 35 साल के बाद। और 40 साल के बाद तो एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि आप 40 इयर्स के, अभी मेरे पास एक लेडी आई थी हाल फिलहाल 40 इयर्स के ऊपर थी और उनके 2 आईवीएफ साइकिल्स बाहर कहीं हुए थे और दोनों साइकिल्स में जो उनके एम्ब्रियोज थे वो एबनॉर्मल थे, जेनेटिक टेस्टिंग हुई थी। तो उन केसेस में फिर आपको देखना होता है कि आप डोनर एग का सहारा लोगे या क्या करोगे। अभी आपने बताया डोनर एग का सहारा लेंगे, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि बहुत सारे मिथ भी हैं आईवीएफ को लेकर। मान लो कोई भी अगर कपल अगर आईवीएफ सेंटर जाते हुए तो मल्टीपल यही निकल के आते हैं, जैसे कि एग जो है वो रियल है हमारा या चेंज कर दिया है, जो भी चीज़ें हैं ये, और इससे मल्टीपल और भी मिथ हैं। एक बार उनको एक बार बताइएगा आप। देखिए, आप ऐसे कैसे किसी और का एग ले लोगे? उसको आप नहीं, आप आपसे मैं डिसएग्री नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये क्वेश्चन 30 साल से मैं काम कर रही हूँ, मैंने तो ये क्वेश्चन कोई 30,000 बार सुना हुआ है। आप गलत सवाल नहीं कर रहे, आप मुझे गलत मत समझो। पर सवाल ये है कि अगर आपको किसी का एग लेना है तो आपको उस लेडी को इंजेक्शंस लगाने होते हैं 10 दिन, जो दूसरी को लगने हैं। फिर उस डोनर का एग जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो उसका प्रोसेस होता है। तो वो आप कैसे बिना पूछे किसी से आप कर सकते हो? मतलब ये तो आपकी नॉलेज में होगा कि डोनर का एग ले रहे हैं, और अगर कोई ऐसे करता है तो ये गलत है, बट अदरवाइज ये नहीं होता। जनरली अच्छे सेंटर्स में ऐसा कभी भी नहीं होगा। और आफ्टर कंसीविंग ये सारी चीज़ें तो पता चली जाती हैं। बिल्कुल, आप चाहो तो अगर कोई बंदा डीएनए टेस्ट कराना चाहता है वो करा सकता है। हमारे जैसे इंसान ने तो इतना एथिकल काम किया पूरी जिंदगी की, जो मर्जी आप टेस्ट करा लो। जब आप गलत काम नहीं करोगे तो आपको क्यों डर लगेगा? अच्छा मैम, आईवीएफ के प्रोसेस में एक अगर हम स्टार्टिंग स्टेज से समझें फर्टिलाइजेशन तक कितना टाइम पीरियड लग जाता है? अगर मैं टोटल अगर इसमें टाइम पीरियड की बात करूँ, इसके अलावा अगर मैं इसमें कुछ एक्सपेंसेस की बात करूँ, क्योंकि लोग सोचते हैं अपने बजट को लेकर, लोग प्लानिंग ज़रूर करते हैं, तो दोनों सिनेरियो पे आप इसको एक बार एक्सप्लेन करिएगा। आईवीएफ का साइकिल जो होता है वो पीरियड के सेकेंड डे से शुरू होता है। इंजेक्शंस का एवरेज टाइम होता है 10 दिन। 10 दिन भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, 12 दिन भी हो सकते हैं। और उसके बाद जिस दिन हम एग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं उसी दिन हस्बैंड का सीमन या स्पर्म लिया जाता है और उसके बाद फर्टिलाइज किया जाता है। उन एम्ब्रियोज को लेबोरेटरी में 3 से लेके 5 दिन तक ग्रो किया जाता है। सो आप कैलकुलेट कर लो पीरियड की डेट से लेके और फाइनल एम्ब्रियो बनने तक कोई 3 हफ्ते के आसपास, 2.5-3 हफ्ते लग जाते हैं। सो ये टोटल टाइम होता है। उसके बाद आप उस साइकिल में इम्प्लांट करोगे या नहीं करोगे ये डिपेंड करता है कि उस लेडी के हार्मोन लेवल क्या है, उसकी यूट्रस की लाइनिंग कैसी है, उसका आगे कैसे का प्रोसेस है।
मोस्टली हम उस साइकिल में ट्रांसफ़र नहीं करते बिकॉज हार्मोन की लेवल बहुत हाई होता है। अगले पीरियड में, जब पीरियड का सेकेंड डे होता है, उसके बाद हम लाइनिंग बनाने के लिए ओरल मेडिसिन्स डालते हैं और उसके बाद ट्रांसफ़र करते हैं। तो आप सोचो अगर पीरियड आज आया है तो उसके कोई 2.5-3 हफ्ते के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, और उसके 2 हफ्ते के बाद हम ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि प्रेगनेंसी आई है या नहीं आई। अभी यहाँ पे मैंने कॉस्टिंग की भी बात की। अगर मैं इसकी मार्केट कॉस्ट की बात करूँ, वो क्या है? अगर वो आपसे कोई संपर्क करके आना चाह रहा है, आपके सेंटर पर कोई आना चाह रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग क्या है? मैं तो सेंटर में ही काम करती हूँ, तो जो भी कॉस्टिंग है वो सेंटर की होती है। और आप एवरेज लगा लो 2 to 3 lakhs, डिपेंड करता है आपको इंजेक्शंस कौन से मिलते हैं और आपकी बॉडी का क्या स्टेटस है, आपको इंजेक्शंस कितने दिन के लिए मिलते हैं। अगर आपकी हायर एज है तो मे बी आपको इंजेक्शन ज़्यादा मिले, डोज आपके इंजेक्शंस की ज़्यादा हो, तो वो चीज़ें तो आपके टेस्ट करने के बाद ही पता चल सकती हैं। आपके कोई एडिशनल टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा था जेनेटिक टेस्टिंग, तो वो कॉस्ट ऐड हो जाएगी आपकी। आपके एग्स फ्रीज, एम्ब्रियो फ्रीज होंगे तो उनकी कॉस्ट है। तो ये तो चीज़ें डिपेंड करेंगी, इंडिविजुअल केस बेसिस पे होंगी, बट इट इज़ अराउंड बिटवीन 2 and 3 lakhs। अभी एग फ्रीजिंग की बात की आपने। अगर मैं फॉरेन की बात करूं, वहाँ पर ये ट्रेंड काफ़ी टाइम से चल रहा है। लोग अपने एग फ्रीजिंग कराते हैं और शादी से पहले भी करा लेते हैं। इंडिया में शायद अभी इतना नहीं है, और बट लोग करा भी रहे हैं एग फ्रीजिंग। इंडिया के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखते हैं लोगों क्या मतलब माइंड सेट है लोगों का इस चीज़ को लेकर कि एग फ्रीजिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? दूसरी चीज़ ये भी, क्योंकि लोग सोचते हैं, दूसरी चीज़ इसमें ये भी आ जाती है, जो एम्ब्रियो है उसको भी फ्रीज करा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। थोड़ा सा देखिए, एम्ब्रियो फ्रीज कराना ज़्यादा अच्छा है। एग फ्रीज कराना, एग जो है, एग की जो फाइनल जो कहते हैं डिविजन कंप्लीट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बट एग फ्रीजिंग इज ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल इन टुडेज एज। सो एग फ्रीजिंग के लिए आजकल बहुत लड़कियां आ रही हैं, बिकॉज ये शुरू, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ट्रेंड शुरू हुआ वेस्ट से। गूगल ने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा कि हम आपको एग फ्रीजिंग के लिए वी विल रीइंबर्स यू, या हम आपकी कॉस्ट उठा लेंगे। आप अगर हमारी कंपनी में काम कर रहे हो, आप लेडी हो और आप एग फ्रीजिंग कराना चाहते हो, वी विल गिव यू मनी। तो फिर और कंपनीज ने भी ये शुरू कर दिया। सो ये ट्रेंड वेस्ट से शुरू हुआ, पर इंडिया में भी है, क्योंकि इंडिया में लड़कियां कोई कम तो बड़ी नहीं है। सो हमारी लड़कियां कहीं किसी से कम नहीं है। आवर गर्ल्स आर वेरी एजुकेटेड और बहुत एम्बिशियस हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो जो लड़कियां उस स्टेज पे, हमारी कंट्री में भी बहुत लड़कियां दे आर कमिंग फॉर एग फ्रीजिंग, जिनकी शादी नहीं हो रही, या वो कह रही हैं कि हमारे को, उनको ये अवेयरनेस आ चुकी है, ये जागृति आ गई है विद सोशल मीडिया, विद अवेयरनेस, कि एक सर्टन एज के बाद हमारे एग्स का मात्रा और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घटेगी। तो गर्ल्स आर कमिंग, ऐसी बात नहीं है। देखा है, कुछ न्यूज़ भी देखी है, जैसे बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने एग्स फ्रीज करा लेते हैं। ये भी चीज़ है। बॉलीवुड का आपको पता चल जाता है, पर बाकी लड़कियां हीरोइंस नहीं है, पर बाकी लड़कियां अपने हिसाब से, तो मैं उनको ज़्यादा बड़ा हीरोइन कहूँगी, बिकॉज वो पीछे रह के भी दे आर वेरी अहेड। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी लड़कियां तो, लेडीज़ आर डूइंग वेरी वेल इन इंडिया। सो बहुत लड़कियां करा रही है, और बहुत जो एजुकेटेड लड़कियां हैं जिनको अवेयरनेस है कि ये चीज़ है, तो वो ज़रूर करा रही हैं। बहुत, मतलब ये जो एक इनहिबिशन थी पहले हमारी कंट्री में कि मैरिज नहीं हुई, कैसे एग फ्रीज करा लोगे, वो इस दिमाग में कहीं ना कहीं पेरेंट्स के दिमाग से भी चला गया है और लड़कियों के दिमाग से भी चला गया है कि क्यों, अगर हमारे को एक ऐसी फैसिलिटी मिल सकती है तो हम क्यों नहीं करेंगे। सो गर्ल्स आर डूइंग, ऐसा कुछ नहीं कि हमारी कंट्री में लड़कियां नहीं कर रही। अवेयरनेस की बात है, अवेयरनेस हमने आ गई है हमारे पास। मैं फिर से हम IVF की तरफ चलते हैं। अगर मैं पुराना डेटा उठा के देखूँ, उसमें 50 to 60% सक्सेस रेट है, ठीक है। लेकिन लोगों को फिर भी प्लान करना है, क्योंकि फैमिली सबको बनानी है। जो भी अगर शादी करते हैं तो फैमिली प्लान तो करते ही हैं। अगर इसमें सोचा जाए, अगर कोई प्लान करता है तो कितने अटेम्प्ट उसके लग जाते हैं इसमें? डिपेंड करता है। आपने तो अपना खुद ही जवाब दे दिया। आपने बता दिया 50 to 60%, या हमारे सेंटर में, नोवा में 60 to 70% प्रेगनेंसी रेट है। तो 1 या 2 अटेम्प्ट्स लग सकते हैं, और जिसके लिए वो प्रेगनेंसी हमारी
बहुत बारी हमारा प्रेगनेंसी रेट इससे अच्छा भी होता है, इससे खराब भी होता है। किसी महीने आपका 80% भी होगा तो किसी महीने 40% होगा, किसी महीने 50% होगा। तो ये डिपेंड करता है और ये केस टू केस में वेरी करेगा। आपके क्या फैक्टर्स हैं, आपका एग कितना अच्छा था, आपके स्पर्म्स कैसे थे, आपकी यूट्रस की हेल्थ कितनी थी। इसमें ये भी केस निकल के आएगा ना मैम, मान लीजिए आपको नेचुरली आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, उसके बावजूद भी आप अगर आईवीएफ के लिए सोच रहे हैं, तब भी आपको अपनी डाइट प्रॉपर मेंटेन करके चलनी चाहिए, लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलनी चाहिए, ताकि आपकी जो एग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव रहे। अगर मान लो आप आईवीएफ के लिए भी प्लान करोगे तो आपको मल्टीपल अटेम्प्ट ना देने पड़ जाए। लाइफस्टाइल तो वैसे ही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लाइफस्टाइल आपकी क्वालिटी को इफ़ेक्ट करेगा, आपके वेट को इफ़ेक्ट करेगा। और हमको पता है कि पीसीओएस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल लड़कियों के लिए है। तो पीसीओ कहीं ना कहीं वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका वेट चेक करना और आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको कैलोरी लाइट फूड खाना है जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम करनी है। 5 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज करनी है एटलीस्ट फॉर 1 आवर अ डे, 32 मिनट्स टू 1 आवर। और जितना आप उसको करोगे उतना आपका बेटर सक्सेस होगा। और अगर आप वेट रिड्यूस करते हो तो हम कहते हैं कि पीसीओ में 5-10% अगर आपने वेट रिड्यूस कर लिया तो आपकी ओवुलेशन शुरू हो जाती है। तो वेट लाइफस्टाइल ये सारी चीज़ें तो दे आर अ नो ब्रेनर, ये तो आपने करना ही करना है। अगर आप सिगरेट पीते हो, प्लीज स्टॉप सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग के साथ आपकी स्पर्म्स इफेक्ट हो रहे हैं। अल्कोहल से स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट होती है। अगर आप कोई सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हो, प्लीज स्टॉप इट। अल्कोहल तो लड़कियों में भी है, सब्सटेंस अब्यूज भी है, ये तो आपको बंद करना ही है। ये चीजें तो आपकी प्री रिक्विजिट हैं कि आपको बंद करनी है। ये अगर आप इस ट्रीटमेंट के तरफ जा रहे हो तो आपको ये अपने आप को कंप्लीटली डिटॉक्स करना है। जैसे कि मैम आपको 35+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपकी अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं, जैसे कि ऑडियंस का भी माइंड इसमें क्वेश्चन रहेगा इसमें कि आप 35 ईयर से आप प्रैक्टिस में हैं, कितने रेट ऑफ परसेंटेज आपका मतलब रहा इसमें आईवीएफ में? ये तो बदलता रहता है आपका रेट ऑफ परसेंटेज। 70%। मान लो इस केस में ये भी है, मान लो कोई ये वीडियो देख रहा होगा, थोड़ा आपकी नॉलेज आपने जो इतना एक्सप्लेन किया वो समझ भी पा रहा होगा, अगर आपसे संपर्क करना चाहेगा तो शायद वो जानना चाहेगा। 70% तो है, 70% है। 70% तो होगा। और डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं। अब अगर आपका इतना एक्सपीरियंस है, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो नेचुरली डिफ़िकल्ट केसेस ही आते हैं, दूसरों के फेल आते हैं। तो आप अपनी तरफ से आपको देखो, जो आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है या जो आपके पास स्किल्स हैं, आपको उसको बेस्ट यूज़ करना है। कि पेशेंट के अगर ये फेल हुआ तो कारण सोचने हैं, आपको एनालाइज करने हैं और फिर आपको देखना है कि मेरे पास अभी क्या लेटेस्ट है, क्या मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ, लेटेस्ट क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कुछ चेंज करूँगी तो क्या इसका। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस ये है कि एंड ऑफ द डे आपको एक हेल्दी बेबी देना है कपल को, सिर्फ उसको प्रेगनेंसी टेस्ट पे पॉजिटिव पे नहीं छोड़ देना। थोड़ा इमोशनली भी है। यस, इमोशनली हैंड होल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है। हम ह्यूमन बींग्स हैं, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो, फिर एक अच्छा डॉक्टर या एक अच्छा कुछ भी आपने बनना है आप बन जाओ, पर एक टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको एम्पैथी तो रखनी है। आप हमारे पास जो लोग आते हैं उनको बीमारी नहीं होती, वो हेल्दी लोग हैं, उनको सिर्फ उनको चाह है बच्चे की, तो वो इमोशनली इतने ड्रेन होके आते हैं। और इंडिया जैसी सोसाइटी में जहाँ पे इतने सवाल उठाए जाते हैं स्पेशली लेडीज़ के ऊपर, लड़कियाँ रोना शुरू हो जाती हैं कि मैडम आप सोच नहीं सकते, छोटे शहर से हम आ रहे हैं, कितना उनके ऊपर इमोशनल प्रेशर आप सोच नहीं सकते, कितना लेडी पे स्पेशली औरत पे तो बहुत प्रेशर। इसमें मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अक्सर इंडिया में जैसे आपने बताया प्रेशर आता है महिलाओं के ऊपर, अक्सर इंडिया में लेडीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है बेबी के लिए, लेकिन लोग ये भी नहीं जानते कि मेन आदमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे। तो मैम इस मिथ को एक बार क्लियर करिएगा। अगर आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी कम है या 0 स्पर्म्स हैं तो वो तो मेल फैक्टर है।
सो आपके 30% मेल फैक्टर होगा, 30% फीमेल होगा, और बाकी कंबाइंड होते हैं। मेल भी हो सकता है, फीमेल, इकट्ठे भी फैक्टर्स होते हैं कि दोनों का फैक्टर है। जैसे औरत को पीसीओडी है और हस्बैंड का स्पर्म कम है, या औरत को कुछ और प्रॉब्लम है, या एग्स के कमी है, या एंडोमेट्रियोसिस है, या फाइब्रॉइड है, या कुछ और है, प्लस हस्बैंड में भी स्पर्म की कमी है, या ट्यूब्स उसकी ब्लॉक्ड हैं और हस्बैंड के स्पर्म में भी कमी है, तो इकट्ठे भी फैक्टर्स होते हैं। और ये जो एक मिथ है कि जी आदमी को तो कभी कुछ नहीं होता, जो गलती है वो तो औरत की होती है, ये दिस हैज टू गो अवे। अगर मान लीजिए किसी का सेकंड या थर्ड रहता है, तो एक हाई परसेंटेज में क्या क्या कॉज निकल के आते हैं? अगर मान लो थर्ड टाइम तक जा रहे हैं, फोर्थ टाइम तक भी जा रहे हैं, कोई इससे भी ज़्यादा जाता है? देखिए, आपको एम्ब्रियोज को टेस्ट करना होता है, जेनेटिक टेस्टिंग करनी होती है, और दूसरी चीज आपकी आ जाती है यूट्रस, कि वो रिसेप्टिव है कि नहीं, वो आपकी जो धरती है वो उपजाऊ है कि नहीं। सीड एंड सॉइल, सीड आपका एम्ब्रियो है, सॉइल आपकी यूट्रस है। अच्छा मैम, अगर मैं नेचुरली बात करूं, अगर मान लीजिए कोई नेचुरली प्लान करने की सोच रहा है, मान लीजिए किसी की न्यूली मैरिड कपल है, या फिर कुछ टाइम बाद इन्होंने प्लान करने का सोचा है, तो अपनी लाइफस्टाइल में वो क्या क्या चेंज करें, अपना माइंडसेट बायोलॉजिकल भी अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाए, ये थोड़ा बताइए, ताकि वो एक आईवीएफ की स्टेज तक ही ना जा पाए। क्योंकि लोग तो प्रैक्टिकली नेचुरली सोचते हैं, अगर वहाँ वहाँ उनको अगर इशू आते हैं तब वो नेक्स्ट स्टेप आईवीएफ की तरफ जाते हैं वो। कि सारा कुछ साइकोलॉजिकल तो नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है, जैसे आपकी ट्यूब्स फंक्शनल हैं, आपके एग्स बन रहे हैं, आपका स्पर्म ठीक है, तो आप वैसे ही कंसीव कर लोगे। थोड़े से ही कॉजेस होंगे अनएक्सप्लेन्ड वाले, वो तो 2 साल में, तो इफ़ यू आर ट्राइंग नॉर्मली और कोई इशू नहीं है, तो 90% पीपल विल कंसीव। वो 10% रह जाते हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं। तो जो आते हैं उनमें कई बार आपका फर्टिलाइजेशन ब्लॉक होता है या कुछ होता है। मेंटली तो आपको करना ही है, अगर आप बहुत स्ट्रेस में रहोगे तो आपके एग्स ही नहीं बनेंगे। सो ये तो डी स्ट्रेस करना तो बहुत ज़रूरी बात है, और आज की लाइफस्टाइल में तो डी स्ट्रेस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। पर डी स्ट्रेस आप कितना कर पाते हैं, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, हाउ मच यू कैन डी स्ट्रेस और यू कैन हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके बावजूद अगर आप नहीं कंसीव कर रहे, इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता और वो है आप में। मैम एक क्वेश्चन ये भी है, मान लीजिए जो आपके रेडियस में है वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है और आपके सेंटर पर जाके आपसे परामर्श भी ले सकता है। अगर मान लीजिए जो आपके रेडियस में नहीं है, अगर डिस्टेंस में वो नहीं आ पाते, आप उनको अगर कोई सलाह देना चाहें, या फिर उनको अगर वो आपसे ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो आप उनको कैसे ट्रीटमेंट देते हैं? टेली कंसल्ट भी हम करते हैं। इवन हम तो अब्रॉड के पेशेंट्स के साथ टेली कंसल्ट करते हैं। हमारे कई एनआरआई पेशेंट्स हैं जो इंग्लैंड में हैं, या अमेरिका में हैं, या कनाडा में हैं। मेरी ऐसे पेशेंट्स हैं मेरे जो इंग्लैंड के भी प्रेग्नेंट हुए हैं, या अमेरिका से भी आके प्रेग्नेंट हुए हैं। इंडियन पेशेंट्स ही मेनली, हमारे ही लोग जो वहाँ बसे होते हैं। और सो काफ़ी कुछ हम टेली कंसल्ट करते हैं। उनके डॉक्टर्स भी अगर हम कांटेक्ट में कर सकते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि थोड़े बहुत टेस्ट वहाँ हो जाएं और बाकी के हम कर लें। सिंगापुर से पेशेंट्स आते हैं, तो इस तरह से काफ़ी कंट्रीज से, दुबई से आ जाते हैं। हमारे इंडियंस तो हर तरफ सेटल्ड हैं। सो टेली कंसल्ट, आपके ईमेल्स, आपकी वीडियो कॉल्स, जूम कॉल्स, इस तरह से करके हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करते हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ कर सकें। और बाकी मैम आप बता भी रहे थे कि आप सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड, आप अवेयरनेस से रिलेटेड मल्टीपल कंटेंट में बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, लोगों को समझाते रहते हैं। तो मैम का इंस्टाग्राम चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पर जाकर आप मैम से जुड़ सकते हैं। और जो भी नॉलेज आपको चाहिए तो डायरेक्टली आप डिस्प्ले पर आपको नंबर दिख रहा है, वहाँ से भी आप मैम से संपर्क कर सकते हैं। मैम अब बात करता हूँ केसेस के बारे में। आपके पास कभी कोई ऐसा आईवीएफ केसेस आया है जो आपकी जो इतनी प्रैक्टिस में कुछ आपको डिफरेंट लगा हो? आप डिफरेंट, एक तो साइंटिफिक उससे भी डिफरेंट होते हैं, कई इमोशनली भी डिफरेंट होते हैं। तो कई पेशेंट्स आए हैं जिनके 2 फेलियर, अभी कल ही एक पेशेंट आया है जिसके 2 फेलियर थे बाहर, कहीं और उसने आईवीएफ सेंटर में कराया था, नाम मैं नहीं लेना चाहती। और बिल्कुल हताश हो चुके थे, पैसे भी ड्रेन हो चुके थे उनके, इमोशनली भी ड्रेन थे। आपने कहा ना पैसे, हम तो आईवीएफ, हमारा तो सारे पैसे आउट ऑफ पॉकेट जाते हैं, सरकार तो हमें नहीं देती।
तो पेशेंट इमोशनली ड्रेन हो जाता है, पैसों से ड्रेन हो जाता है। सो आप क्या करते हो? आपका फर्स्ट स्टेप तो यही होता है कि आप उसको रीअश्योर करो, फिर देखो क्या कॉज है और करेक्ट करके उसको। बेबी तो ऐसे बहुत केसेस आए हैं जिनके 2 केस 3 केस फेल हो चुके हैं, या जिनके यूट्रस में डिफेक्ट था, वो पता ही नहीं चला किसी को कि क्या प्रॉब्लम है। आपने देखा क्या कर सकते हो, या ओवरीज काम नहीं कर रही थी, आपने 2 साइकिल उनके आईवीएफ के किए, आपने उनकी ओवरीज को रिजुविनेट करने की कोशिश की थी। रहेगा कि आईवीएफ और आईयूआई में डिफरेंस क्या है? आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसका मतलब है कि आप ओवुलेशन देखते हो लेडी क्या कि उसकी एग कब रिलीज हुआ, तो एग रप्चर, आप फॉलिकल में देखते हो फॉलिकल ग्रो कर रहा है, फॉलिकल रप्चर हो गया, और उस टाइम पे आप उसी के हस्बैंड का स्पर्म लेते हो, उसको वॉश करते हो, उसमें से बेस्ट जो मोटाइल स्पर्म्स हैं वो लेके उसके अंदर यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हो। इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें आपने एग्स बाहर एक्सट्रैक्ट किए, स्पर्म्स बाहर लिए, फर्टिलाइज किए, एम्ब्रियो बाहर बनाया और फिर वापस डाला। तो बहुत अंतर है दोनों चीजों में। एक्सी का क्या मतलब है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आप फर्टिलाइजेशन को 100% अगर आपने करना है कि 100% फर्टिलाइजेशन हो गई है, वो आप कैसे करोगे, इंश्योर कैसे करोगे? उसमें क्या होता है, आप एक एग लेते हैं और उसके अंदर एक माइक्रोपिपेट होता है विद वेरी हाई रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप, उसमें स्पर्म इंजेक्ट कर देते हो और उससे आप 100% फर्टिलाइजेशन गारंटी कर देते हो। सो इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं, जो कि एक स्टेप ऊपर है आईवीएफ से। एजोस्पर्मिया के बारे में हमने काफ़ी सुना है, तो मैम इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा। एजोस्पर्मिया का मतलब है कि आपके जो स्पर्म काउंट है वो निल है। वो 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपके स्पर्म्स बन ही नहीं रहे, या किसी कारणवश ब्लॉकेज है और बाहर नहीं आ रहे। तो अगर बन नहीं रहे उनका आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर ब्लॉकेज है और बाहर नहीं आ रहे तो आप नीडल से स्पर्म्स ले सकते हो। मैम इसमें एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? ठीक है। मैंने मार्केट में, जैसे आपने अपनी इस चीज़ का बताया कि जिसका 0 स्पर्म काउंट है, मार्केट में बहुत सारे मैंने एड्स देखे हैं सोशल मीडिया पर, और जो लोकली जो मेडिसिन प्रैक्टिस में देते रहते हैं लोगों को, वो दावा करते हैं कि आपका कितना भी आपके एजैकुलेशन नहीं आ रहा, या फिर आपके 0 स्पर्म है, आपका इम्प्रूवमेंट 100% होगा। तो उस बारे में एक बार एक्सप्लेन करिए। नहीं, वो तो बिल्कुल गलत है ना, वो तो दावा हो ही नहीं सकता। अगर आपके स्पर्म्स बन रहे हैं तो कोई कुछ कर लेगा ना, जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे डाल सकते हैं आपके अंदर? स्पर्म प्रोडक्शन है तो वो ज़रूर आप नीडल से निकाल सकते हो, पर अगर स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे तो वो कैसे निकालेंगे आप? तो उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी, काफ़ी कुछ डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट है, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप कमेंट में अपने डाउट लिखिएगा। अगले पॉडकास्ट में हम मैम को वो सारे क्वेश्चन, वो सारे डाउट पूछूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।